दोस्तों, आज आप सुनेंगे सस्पेंस और थ्रिलर्स की दुनिया के बेताज बादशाह जेम्स हेडली चेज का बहुत ही फेमस नॉवल सकर पंच हिंदी में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका तीसरा भाग। इसके पहले के दो भाग सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 6। मैं ये बात विस्तार से बताकर आपका समय खराब नहीं करूंगा कि मैंने वेस्टल से शादी किस तरह से तय की। बस इतना ही कहूंगा कि यह ठीक वैसे ही हुआ जैसे ग्लोरी ने कहा था। उसके वो भविष्यवाणी करने के 1 महीने के अंदर वेस्टल सीधे ही मेरे हाथों में खेल गई। वो अकेली और प्यार से मरहूम थी। मैं पहला अच्छा खासा दिखने वाला जवान आदमी साबित हुआ जिसके साथ उसके कोई संबंध बने थे। और ये बात भी कि मैं उससे डरता नहीं था, जोरदार ढंग से मेरे हक में ही साबित हुई। मैं उसके बिजनेस से संबंधित कई सारे सवालातों को खोज निकालने में कामयाब हो गया, जिनकी वजह से मुझे दिन में कम से कम एक बार तो उससे मिलने का बहाना मिल ही जाता था। पहले 4 या 5 दिन के लिए मैंने सिर्फ बिजनेस की बातें की। जब बिजनेस की बातें खत्म हो जाती तो मैं उससे कहता कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। फिर उसके साथ एक आध ड्रिंक या फिर गार्डन में थोड़ी बहुत चहलकदमी, और फिर मैं उसे वहीं छोड़ आता। फिर बड़े आराम से और बहुत ही धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर अपना जाल फेंकना शुरू किया। मैं उसे केप पॉइंट में जोए के रेस्टोरेंट में लेकर गया। ये एक छोटी सी जगह थी जिसे सी फूड बनाने में महारत हासिल थी। वो पहले कभी इस तरह की जगह पर नहीं गई थी और मैं साफ साफ देख सकता था कि उसने उस जगह का पूरा आनंद उठाया था। ऐसे ही करते हुए 10 दिन गुजर गए। ये मेरे जीवन के सबसे नीरस 10 दिन थे। हम हर रोज शाम को बाहर जाते थे। वो अब मुझे चैड कहकर बुलाती थी और मैं उसे वेस्टल कहता था। उन 10 दिनों में मैंने उसके अंदर गुस्से का एक भी लक्षण नहीं देखा। मैं आपको ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये ना सोच लें कि मुझे सिर्फ जादू की छड़ी घुमाने जितना काम करना पड़ा और उसने मुझसे शादी कर ली। असल में इसके लिए मुझे काफ़ी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी थी। 21वें दिन मैंने फैसला किया कि मैं एक कदम और आगे बढ़ूंगा, और उस दिन खाने से वापस लौटते हुए रास्ते में मैंने उसे किस किया। उसके चेहरे के भाव इस तरह से बदले कि मैं हैरान रह गया। ये ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा कि ग्लोरी ने कहा था। उसने भावनाओं में डूबे स्वर में मुझसे कहा, चैड, मैं तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहती हूँ। तुम्हें वो पुराना मनहूस बैंक छोड़ देना चाहिए। मैंने उससे दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, अब मैं कैसे कहूँ तुमसे वेस्टल, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ, लेकिन हमारे रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर मेरे पास ऊंचा पद और पैसा होता तो शायद कुछ और बात होती, लेकिन मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे ख्याल से हमें ये सब बंद करके घर जाना चाहिए। नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है चैड। ये कहते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा खिला हुआ था। जैसे तुम मुझे चाहने लगे हो वैसे ही मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ चैड। शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने रूखे स्वर में कहा, शादी? हम शादी कैसे कर सकते हैं वेस्टल? हमारी शादी कभी कामयाब नहीं होगी। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर रहूं तो ये मेरे लिए बड़े ही लानत की बात होगी। ये लाइन मैंने एक सोप ऑपेरा नाटक से ली थी जो मैं और ग्लोरी अक्सर सुनते थे। मुझे याद है जब एक्टर इन लाइनों को बड़ी ही नाटकीयता से बोलता था तो हम दोनों जोर जोर से हंसा करते थे, लेकिन वेस्टल नहीं हंसी। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और बोली, मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है चैड। तुम वास्तव में मेरे पैसे को नहीं बल्कि मुझे चाहते हो, लेकिन सिर्फ इसी बात के लिए हम अपनी खुशियों को तो बर्बाद नहीं कर सकते कि मेरा पैसा हम दोनों के बीच में आड़े आ रहा है। मैं इसके लिए कोई रास्ता सोचती हूँ। तुम कल आकर मुझसे मिलना। कल तक मैं सब ठीक कर दूंगी। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, मैं कल आऊँगा और तुमसे मिलूंगा। अगली दोपहर तक ये बात तय हो गई। वेस्टल कोई भी जोखिम नहीं उठा रही थी। उसने सारी बातें पहले से ही सोच रखी थी। जब मैं उससे मिलने गया तब उसने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा, $2.5 लाख पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में रहेंगे, जो वो इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे पहले ही सौंप चुकी थी। अब क्योंकि मैं इतना खुदगर्ज और स्वाभिमानी था कि उसके पैसे को गिफ्ट के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, तो इस मुश्किल से पार पाने के लिए उसने इस रकम को मुझे लोन के रूप में देने की पेशकश की।
मैं उसे इस लोन का सामान्य दर पर बैंक ब्याज का भुगतान करूंगा और उस पैसे के निवेश से अगर मुझे कोई प्रॉफिट होगा तो वो पैसा मेरा अपना होगा। उसका अगला प्रस्ताव था कि मुझे अपना एक ऑफिस खोल लेना चाहिए और उसके सारे मैटर्स को संभाल लेना चाहिए। असल में वो ये नहीं चाहती थी कि शादी के बाद मैं रेगुलर ऑफिस घंटों के अनुसार कार्य करूं। मुझे उन ऑफिसों में एक अच्छा खासा स्टाफ रखना था और उनको कंट्रोल करना था। दिन में कुछ घंटे या इसी तरह से, बाकी का सारा समय मुझे उसके साथ बिताना था। ये बात मेरे लिए थोड़ी निराशाजनक थी कि उसने पता नहीं कैसे ये सोच लिया था कि मैं इतनी ऊंची सोच का मालिक हूँ कि मैं बिना ब्याज चुकाए उससे लोन स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा ही हुआ था। शुरुआत के लिए ये कोई बुरा नहीं था। उसकी एस्टेट पर पूरा कंट्रोल होने का मतलब था कि मैं उसके काम के साथ साथ अपने लिए अच्छी कमाई करने में भी समर्थ हो जाऊंगा। इसका ये मतलब भी था कि हालांकि मेरा उन $70 मिलियन पर पूरा कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन उनको स्टॉक्स और लोन के लिए लंबे टाइम तक सिक्योरिटीज़ के रूप में उपयोग करना मेरे लिए संभव हो जाएगा। मेरी मदद के लिए ब्लैकस्टोन पहले से ही मौजूद था, तो इसलिए अब मैं पहले से कई गुना ज़्यादा पैसा बना सकता था। वेस्टल शादी करने की बेतहाशा जल्दी में थी। शायद उसे ये डर था कि कहीं मैं अपना इरादा बदल ना दूं। उसने 14 दिनों के अंदर ही शादी की तारीख तय कर दी। मैं एक साधारण सी शादी चाहता था, लेकिन उसने मेरी ये बात नहीं मानी। उसके लिए ये एक बड़ा ही अहम मौका था और वो इसे खोना नहीं चाहती थी। वो दुनिया को ये दिखाने पर आमादा थी कि उसको एक जवान और खूबसूरत पति मिल गया है और शादी बहुत ही भव्य तरीके से प्लान की गई थी। 1000 से भी ज़्यादा मेहमान उसमें आने थे। उसके बाद फैंसी ड्रेस फंक्शन, 4 बैंड, लॉन में एक डांस पार्टी, आतिशबाजी और हज़ारों डॉलर्स के खर्च पर होने वाली डेकोरेशन, और उसके बाद हनीमून जो उसके लग्जरी मोटर क्रूज़ पर वेनिस में होने वाला था। क्रूज़ को अभी तुरंत इटली के लिए रवाना कर दिया गया था और हमको रिसेप्शन के बाद प्लेन से वहां जाना था। नेपल्स से हम क्रूज़र में सवार होते और फिर वहां से वेनिस की ओर जाते। वेस्टल के साथ 6 हफ्ते क्रूज़ पर गुजारने के ख्याल से मैं काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन उससे बच निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे बहुत सारे काम भी करने थे। मैंने एक बहुत ही पॉश इलाके में ऑफिस का एक सेट ढूंढ लिया जहां सारी प्रतिष्ठित कंपनियों के ऑफिस थे। फिर मैंने टॉम लीडबीटर और मिस गुडचाइल्ड को अपने ऑफिसों को संभालने के लिए राज़ी कर लिया था। उन दोनों को अपने ऑफिस का इंचार्ज बनाने के बाद मैंने अपने लिए काफ़ी फुर्सत का भी इंतज़ाम कर लिया। मुझे अपना भविष्य अब काफ़ी उज्जवल दिखाई दे रहा था। मैं देश की सबसे अमीर औरतों में से एक का पति था। थोड़ी सी तनख्वाह पाने वाले क्लर्क की जगह से मैंने अचानक अमीरी की दुनिया में छलांग लगा दी थी। अभी फ़िलहाल मुझे संसार में कोई भी चिंता नहीं थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि ये समय ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं था। अध्याय 7। मैं शादी की विस्तृत जानकारी को छोड़ देता हूँ। मैंने ये महसूस किया कि हर एक मेहमान मुझे देख रहा था और हैरान हो रहा था कि कैसे मैं वेस्टल और उसके पैसे को फांसने में कामयाब हो गया था। हालांकि ऊपर से दिखाने के लिए वे लोग मेरे साथ बड़ी ही शालीनता से पेश आ रहे थे। क्लिफ साइड से आधी रात के बाद हम सब लोग चल पड़े क्योंकि वेस्टल आतिशबाजी देखना चाहती थी। वहाँ से हम एयरपोर्ट पहुँचे और एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन में सवार हुए जो हमें पहले पेरिस ले जाने वाला था और फिर वहाँ से रोम। ड्राइविंग स्टाफ के अलावा मेरी देखभाल के लिए एक नौकर, वेस्टल की एक नौकरानी और उसकी सेक्रेटरी ईव डोलान, ये सब लोग भी हमारे साथ थे जिनको सारी चीज़ों का इंतज़ाम संभालना था। ईव डोलान पहले ही आगे जा चुकी थी और जब हम पेरिस पहुँचे तो वो वहाँ हमारा इंतज़ार कर रही थी। उसने सारा काम अच्छी तरह से संभाल रखा था और हम जल्दी ही रिट्ज होटल के सबसे बढ़िया स्वीट्स में से एक में पहुँच गए। अब अगले कुछ दिनों तक के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, 24 घंटे वेस्टल और उसकी हरकतों को झेलना। 3-4 दिन तक तो मैं जैसे तैसे ये सब करता रहा, लेकिन उसके बाद जल्दी ही मेरे मन में निराशा और गुस्से की भावना पैदा होने लगी। ये सारी जगहें जहां हम घूमने के लिए जा रहे थे एक से बढ़कर एक खूबसूरत और मनमोहक थीं, लेकिन वेस्टल के साथ होने की वजह से उन सब का मज़ा किरकिरा होता जा रहा था। मेरे मन में बार बार ये विचार उठता कि काश मेरे साथ कोई खूबसूरत लड़की होती। अब मुझे महसूस होने लगा था कि जितना आसान मैंने इस काम को सोचा था, असल में ये उतना आसान था नहीं। आने वाले जिन सालों को हमें एक साथ गुजारना था वो सब के सब
मेरे दिमाग में एक निराशाजनक तस्वीर के रूप में फैलते जा रहे थे। मैंने खुद को दिलासा देने की कोशिश की कि एक बार जब हम वापस क्लिफ साइड चले जाएंगे तो शायद परिस्थितियां कुछ बेहतर हो जाएंगी। उसके पास उसके अपने दोस्त होंगे, उसका ब्रिज, उसके लेक्चर्स और उसकी सामाजिक एक्टिविटीज़ होंगी, और मेरे पास अपना खुद का काम होगा और साथ में ग्लोरी होगी। असल में इतनी लंबी यात्रा पर आना ही एक बड़ी गलती थी, जिसमें इस एक रास्ता को तोड़ने वाला या वेस्टल के मनोरंजन में मेरी सहायता के लिए और कोई भी नहीं था। ऐसे ही एक शाम, अपने मन में खींचता और कुढ़ता हुआ, मैं वेस्टल को अकेले बैठा छोड़कर नीचे के डेक पर चला गया। वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था। मुझे बाहर से आती कुछ आवाज़ों का शोर सुनाई दिया। वहाँ जाकर देखने पर मैंने पाया कि कैप्टन और जहाज़ का कैशियर रमी खेल रहे थे। मैंने सोचा कि मैं भी उनके खेल में शामिल हो जाऊं। तभी अपने सामने मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। ईव डोलान लाउंज से धीरे धीरे चलते हुए बाहर आई और कुछ देर दरवाजे की रोशनी में खड़ी होकर फिर चलती हुई रेलिंग के पास जा पहुंची। इस वक्त वो उससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी, जैसी आमतौर पर वो मुझे दिखाई देती थी। ऑफिस में काम करते हुए वो हमेशा काफ़ी ढीले ढाले और बदमज़ा से कपड़े पहने रहती थी, और उसके बाल पीछे कसकर पोनीटेल में बंधे रहते थे। साथ में उसकी आंखों पर होता था मोटे मोटे फ्रेम का चश्मा। लेकिन इस वक्त वो पूरी तरह से अलग दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों पर चश्मा नहीं था। उसने हल्के भूरे रंग का एक बहुत ही खूबसूरत रेशमी गाउन पहन रखा था, जो उसके शरीर पर पूरी तरह फिट आ रहा था। कंधों तक लहराते उसके रेशमी बाल उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। मैंने एक नज़र उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि वो इतनी खूबसूरत है, और ये एहसास होते ही मुझे अपना ये नीरस सा ट्रिप अचानक रंगीन नज़र आने लगा। तो बस कल से ही उसे पटाने का काम चालू। मन ही मन ये निश्चय करके मैं अपने कमरे में वापस लौट आया। अगले दिन सुबह मैं 6 बजे उठा और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर ऊपर डेक पर चला गया। रेलिंग से छलांग लगाकर मैं विशाल समुद्र में तैरने लगा। करीब 30 गज की दूरी पर मुझे एक सफ़ेद कैप पहने एक सिर सामने दिखाई दिया। एक पल के लिए मैंने सोचा कि वो वेस्टल थी जो सुबह सुबह तैरने आई थी, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाकर पीछे देखा तो मैंने पाया कि वो ईव थी। अपनी रफ्तार तेज करके मैंने उसको पीछे छोड़ दिया। पानी में आगे बढ़ते हुए मैंने कहा, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? आज तुम जल्दी उठ गई। गुड मॉर्निंग मिस्टर विंटर्स, मैं बस वापस ही जा रही थी, उसने कहा। मैंने जवाब दिया, अरे क्यों, थोड़ी देर और रुको ना, चलो उस बेड़े तक तैर कर आते हैं। जी नहीं, सॉरी मिस्टर विंटर्स, लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद मुझे बहुत सारा काम निपटाना है। अरे तो ठीक है, हम ब्रेकफास्ट एक साथ कर सकते हैं। जी नहीं, मिसेस विंटर्स ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी सर, मैं उनके स्टाफ की एक मेंबर हूँ बस। तो क्या हुआ, तुम मेरे स्टाफ की भी तो मेंबर हो। और फिर मिसेस विंटर्स अभी सो रही हैं। मुझे अकेले खाना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है सर, उसने कहा और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। हम क्रूज तक बिना कुछ कहे तैरते हुए पहुंच गए। उसने अपने आप को रस्सी से बनी सीढ़ी पर लटका लिया जो एक साइड में लटक रही थी। इस वक्त वो सफ़ेद रंग के 1 पीस स्विम सूट में थी, और जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो उसका सांचे में ढला शरीर ऐसे दिखाई दे रहा था मानो वो कोई अप्सरा हो। अचानक मुझे लगा कि मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं उसे पाने के लिए अचानक इतना बेताब हो उठा जितना पहले कभी किसी लड़की के लिए नहीं हुआ था। अगले 3 दिन और 3 रातें मेरे लिए बड़ी ही कष्टकारी थीं। मैं पूरी तरह से इस लड़की के सम्मोहन जाल में फंस चुका था। मुझे नहीं पता कि उसने भी मेरी निगाहों में आए इस बदलाव को पहचान लिया था या नहीं, लेकिन वो बड़ी ही सफाई से मुझे नज़रअंदाज करती रही। दूसरी तरफ वेस्टल ने अपने अंदर मेरी रुचि जगाने के अपने प्रयासों से मुझे करीब करीब पागल ही कर दिया था। वो किसी साए की तरह हर पल मेरे साथ रहती। हर बार जब मैं ऊपर डेक पर घूमने गया, वो भी मेरे साथ ऊपर गई। इस बीच कई बार मेरा ऐसा मन किया कि मैं उसका गला दबा दूं। दूसरी शाम को मैं उससे किसी तरह से बचकर अलग हो गया और इस उम्मीद में डेक की निचली मंजिल पर गया कि शायद ईव वहाँ मुझे मिल जाए। वो मुझे मिली तो ज़रूर, लेकिन उस वक्त वो 2 आदमियों के साथ बैठी हुई थी। एक जहाज़ का सेकंड कैप्टन रॉलिंसन और दूसरा जहाज़ का कैशियर। वो दोनों से बड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। गुस्से और जलन से भरा मैं वापस डेक के ऊपर आया और तभी सामने से वेस्टल आती नजर आई। कहाँ चले गए थे चैट डियर, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। उसकी ये बात सुनते ही
मेरा सारा गुस्सा और खीज एक साथ उसके ऊपर उतर गए। क्या तुम 1 सेकंड के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती हो? पूरा दिन हो गया तुम्हें मेरे सिर पर सवार हुए। इतना कहकर मैंने उसे पीछे धकेल दिया और अपने केबिन में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं जानता था कि मुझे उससे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। काश ये नीरस हनीमून जल्दी खत्म होता और मैं वापस ईडन तक पहुंच पाता। कुछ मिनट बाद मैंने वेस्टल के अपने केबिन में आने की आहट सुनी। दूसरे कमरे से उसने मुझे बुलाया, चैड, यहाँ आओ ज़रा। और मैंने उसे पूछा कि क्या बात है। वो कुछ पल बड़ी ही कठोर निगाहों से मुझे घूरती रही, फिर बोली, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुमने मुझसे शादी की? मुझे इस तरह सीधे हमले की कतई उम्मीद नहीं थी और मैं थोड़ा हैरानी में पड़ गया। उसके इस सवाल ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया और मुझे एकदम से ये एहसास हुआ कि अगर कहीं वो नाराज़ हो गई तो मेरे हाथ से ये सारी दौलत बस फिसलने ही वाली होगी। मैंने अपने स्वर को मुलायम बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं खुश नहीं हूँ? जिस तरह से तुमने मुझसे व्यवहार किया उस बात के कारण सोचा। तुमने मुझसे इस तरह से बात की जैसे तुम मुझसे नफरत करते हो। तुमने ऐसा क्यों सोच लिया वेस्टल? मैं जल्दी से कदम आगे बढ़ाते हुए उसके पास गया। ये हालात बहुत ही खतरनाक थे। अपना रंग ढंग ऐसे खुलकर दिखाने के लिए मैंने मन ही मन अपने आप को हजारों गालियां दे डालीं। उसने पीछे हटते हुए कहा, तुमने हमारा हनीमून बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मैं वापस घर जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ आओ, अगर तुम्हें ऐसा ही बर्ताव करना है जैसा तुम कर रहे हो। मैं इस तरह का बर्ताव सहन नहीं करने वाली हूँ। मैंने तेज आवाज में कहा, बकवास मत करो वेस्टल, हनीमून मैंने खराब नहीं किया है। अगर ये ऐसे टूरिस्ट जगहों पर जाना अगर मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये बोरिंग लगता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या हनीमून पर आने का मतलब ये होता है कि हम सारा दिन खंडरों में भटकते रहें? वेस्टल ने भी उतनी ही तेजी से जवाब दिया, तुम्हें ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है जैसे तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है। तुम्हें मेरे साथ रहने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम अलग अपने कमरे में रह सकते हो जाकर। अब मैं मन ही मन बहुत बुरी तरह से डर गया। मेरे मन में ये ख्याल आया कि अब जल्दी ही कहीं वो मुझे तलाक की धमकी ना देने लगे। इस कठिन परिस्थिति से जैसे भी हो मुझे बाहर निकलना ही था और मैंने वही किया, अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में। मैंने उससे माफ़ी मांगी और फिर इतनी मीठी मीठी बातों के जाल उस पर फेंके कि जल्दी ही वो अपनी सारी नाराज़गी भूल गई। अध्याय 8। उस रात के बाद से मैंने उन $70 मिलियन के ऊपर अपने अधिकार को बड़ी ही मेहनत से कमाना शुरू कर दिया। अब मुझे वेस्टल से नफरत होनी शुरू हो गई थी। दिन और रात का एक एक मिनट मेरे लिए अब एक नपातुला नाटक था। मुझे हर वक्त अपना ध्यान रखना पड़ता था। जिस तरह उसने मुझसे बगावत की थी, उसे देखते हुए मैं दोबारा उसका मुझ पर शक करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं जानता था कि अगर एक बार उसका ये प्यार मेरे लिए ख़त्म हो गया तो वो बहुत ही निराश, हिंसक और ख़तरनाक साबित हो सकती थी। ये सब कुछ बहुत आसान होता अगर ईव उसी जहाज़ पर मौजूद ना होती। उसने मेरे दिलो दिमाग पर इस तरह से कब्जा कर लिया था कि मैं चाहकर भी उसकी उस इमेज को भूल नहीं पा रहा था। मैं लगातार उसी के बारे में सोचता रहता, लेकिन मेरे पास उसको पाने के लिए कोई संभव मौका नहीं था। सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने के समय तक वेस्टल हर वक्त मेरे सिर पर सवार रहती थी। ऊपरी डेक पर वेस्टल के साथ बैठे रहना और ईव को नीचे जहाज़ के ऑफिसर्स के साथ बातें करते देखना, ये मेरे लिए एक सज़ा से कम नहीं था। हमारे उस तथाकथित समझौते के 2 दिन बाद हम वेनिस पहुंच गए और जहाज़ ने लंगर डाल दिया। वहाँ से हम लोग ग्रैंड कैनाले के एक मशहूर होटल में ठहरने के लिए चले गए। सारी दोपहर और शाम हमने घूमते हुए गुजारी। हम होटल में डिनर से 1 घंटा पहले वापस पहुँचे और जब वेस्टल कपड़े बदलने ऊपर गई तो मैं मुख्य बरामदे की बालकनी में बैठ गया। तभी मैंने ईव को लाउंज में आते देखा। मैंने उसके पास जाकर कहा, हेलो, आज तुम दोपहर में क्या करती रहीं? मैं मिसेस विंटर्स की मुरैनो स्थित ग्लास फैक्ट्री की यात्रा की तैयारियां कर रही थी। कब होने वाली है वो? कल दोपहर में। क्या तुम भी चलोगी? जी नहीं। इतना कहकर वो वापस मुड़ी और बाहर की तरफ चल दी। अरे रुको, मैंने कहा और उसकी कलाई को पकड़ लिया। उसने झटके से हाथ छुड़ा लिया और अपनी गर्दन घुमाकर पीछे मेरी तरफ देखा। कुछ देर के लिए हमारी नज़रें मिलीं और सिर्फ
एक पल के लिए मैंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिससे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन भावनाओं को पहचानने में मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता था। ये वही भावनाएं थीं जो शादी से पहले मैंने वेस्टल की आंखों में देखी थीं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़। ये मेरी कल्पनाओं की कोरी उड़ान नहीं थी। वो भावनाएं वहाँ असल में मौजूद थीं। वो भाव जो कई बार किसी औरत की आंखों में तब आता है जब वो किसी आदमी को ये इशारा करती है कि उसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये भाव जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। मुझसे दूर रहो, उसने कहा, और उसके शब्द मुझे ऐसे सुनाई दिए जैसे कहीं दूर गुफा में से आ रहे हों। फिर वो जल्दी से लाउंज से बाहर निकल गई और सीढ़ियाँ चढ़ गई। मैं जड़वत वहीं खड़ा रहा, लेकिन मैं जानता था कि ये भावनाएं जो मेरे दिल में उमड़ रही थीं वो सिर्फ मेरी भावनाएं ही नहीं थीं। उसके दिल में भी वही चल रहा था जो मेरे दिल में था। थोड़ी देर बाद वेस्टल बार में मुझसे मिली। उसने मुझसे कहा, चैट डार्लिंग, अगर हम ईव को भी अपने साथ ले चलें तो कैसा रहेगा? अपनी खुशी को दबाए रखने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। जैसा तुम चाहो, ऊपर से कंधे उचकाते हुए मैंने कहा। डिनर के बाद हम गोंडोला राइड के लिए उसके स्टेशन गए जहां ईव हमारा इंतज़ार कर रही थी। उसने काले रंग की लंबे कॉलर वाली और बाजुओं वाली इवनिंग ड्रेस पहनी हुई थी। उसके पीछे बंधे बालों और चश्मे के कारण वो वेस्टल की चकाचौंध के सामने उसकी एक गरीब रिश्तेदार जैसी लगती थी। नाव से उतरने के बाद हम गाड़ी द्वारा होटल तक गए। वहाँ मैंने और वेस्टल ने काफ़ी देर तक डांस किया। उसके बाद खाना खाकर हम लोग होटल वापस आ गए। आने और जाने का ये सफ़र मेरे लिए कितना तकलीफ देह था ये मैं बयान नहीं कर सकता। ईव, मेरा प्यार, लगातार हर पल मेरी आंखों के सामने थी, लेकिन अपने प्यार का इजहार करना तो दूर, मैं उससे बात तक नहीं कर सकता था। होटल वापस आने के बाद कपड़े बदलते हुए वेस्टल ने कहा, ये लड़की भी ना अजीब है, ये ईव। कई बार तो मुझे इसके लिए बड़ा अफसोस होता है। ऐसा लगता है जैसे वो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का मज़ा लेना ही नहीं चाहती। इन सब चीज़ों से वो बहुत ही दूर है। लेकिन तुम्हें इस बात की क्यों चिंता है? वो अपना काम तो ठीक से करती है ना, और तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, हाँ ये बात तो है, अपने काम में तो वो कमाल की है। उसके आने से पहले तो नाकारा बेवकूफ़ लोगों ने मुझे पागल जैसा बना दिया था। अच्छा, वो कितने समय से तुम्हारे साथ है? मैंने यूं ही पूछा। 3 साल के करीब से। वैसे तो एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा ही है कि वो इतनी बोरिंग सी दिखती है। अगर उसके नैन नक्श अच्छे होते तो वो शादी कर लेती और फिर वो मुझे छोड़कर चली जाती। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी तक नहीं गई है तो क्या हुआ, आगे भी तो कभी जा सकती है शादी करके। वेस्टल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने उसे बता दिया है कि मैं अपनी वसीयत में उसका ध्यान रखूंगी। अगर नौकरों को ये बात बता दी जाए तो वो हमेशा आपसे चिपके रहते हैं। एक बार तो हरगिज़ भी नौकरी छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन मेरे ये बताने के बाद कि उसे वसीयत में कुछ मिलने वाला है, उसने अपना इरादा बदल दिया। मैं इस बात में अपनी अचानक उभरी रुचि को छुपाने को लेकर काफ़ी सतर्क था। तुम मिस डोलान के लिए क्या छोड़कर जा रही हो? मैंने पूछा। उसने तीखी नज़रों से मुझे देखा और फिर बोली, कुछ $100। क्या वो इस धनराशि के बारे में जानती है? अरे नहीं, मुझे लगता है कि वो कल्पना करती होगी कि उसे काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ऐसे लोग हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन मैं उसे इससे ज़्यादा नहीं देने वाली हूँ। वेस्टल के सोने के बाद काफ़ी समय तक मैं अंधेरे में लेटा यही सोचता रहा कि इसने वसीयत बना ली है। मैं बार बार यही अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो अपने वसीयतनामे में कितने लोगों को कितना कितना पैसा देने की योजना बना रही थी और मेरे हिस्से में कितना धन आने वाला था। अब तक मैं उसे मनाने की योजना बना रहा था कि वो $70 मिलियन का कंट्रोल मेरे हाथ में दे दे। लेकिन अब जब ये वसीयत का जिक्र आया तो मुझे ये लगा कि क्यों ना एक समय ऐसा आए जब ये सारा पैसा बिना किसी कंट्रोल के मेरे पास हो और वेस्टल का उसमें कोई दखल हो ही ना कि मैंने उसके साथ क्या किया या क्या नहीं। अब आप लोग ये बात सुनकर इस नतीजे पर मत कूदिएगा कि यही वो पल था जब मैंने उसका कत्ल करने की योजना बनाई। मैंने कभी उसको मारने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन ये विचार मेरे दिमाग में ज़रूर आया था कि वो बीमार पड़ सकती थी, उसका एक्सीडेंट हो सकता था या वो कोई नेचुरल मौत मर सकती थी। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो मेरे लिए रास्ता कितना आसान हो जाता।
कोई प्लानिंग नहीं करना, किसी को मनाना नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं और कोई ड्रामा नहीं। अगला दिन हमने मुरैनो की ग्लास फैक्ट्री की भयंकर गर्मी में बिताया। वहाँ के आदमियों को पिघले हुए शीशे से खूबसूरत आकृतियाँ बनाते देखते हुए और वहाँ से अपने सिटिंग रूम की ठंडक में वापस आकर हम लोग काफ़ी खुश थे। मैंने कहा, उस फैक्ट्री में बड़ी गर्मी थी, मेरे ख्याल से मुझे नहा लेना चाहिए। वेस्टल ने निढाल होकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हाँ, वहाँ बहुत गर्मी थी, मेरे तो सिर में बहुत तेज़ दर्द हो गया है। अरे तो एक ड्रिंक ले लो, मैंने कहा। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं कुछ ले सकती हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर शायद मैं ठीक हो जाऊँ। जब नहाने के बाद मैं वापस कमरे में आया तो मैंने वेस्टल को बेड पर लेटे हुए पाया। उसका चेहरा एकदम निचुड़ा हुआ और सफ़ेद दिखाई दे रहा था। क्या बात है? क्या तबीयत ज़्यादा खराब है? मेरे सिर में भयंकर दर्द है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओहो, लगता है गर्मी की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, मैंने कहा। मैंने कुछ दवा ले ली है, थोड़ी देर में शायद ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, तुम आराम करो, मैं एक ड्रिंक लेकर थोड़ी देर में वापस आता हूँ। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। फिर मैं वहाँ से ईव के कमरे में गया और मैंने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उस वक्त उसने अपना चश्मा नहीं लगाया हुआ था और उसके पीछे की तरफ बंधे हुए बालों में वो अब भी नौकरानी के रूप में ही दिख रही थी। मैंने उससे कहा, मिसेस विंटर्स को सिर में बहुत तेज़ दर्द है, एक बार जाकर देखो कि तुम उसके लिए क्या कर सकती हो। जी ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। हो सकता है वो सोना चाहें, मैंने कहा। अगर ऐसा होता है तो क्या आज की रात तुम मुझे कंपनी दोगी? क्या तुम 9 बजे मुझे सैन मार्को के बाहर मिलोगी? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। इतना कहकर वो तेज़ी से वेस्टल के कमरे की तरफ चली गई। मैं नीचे बार में चला गया और वहाँ जाकर विस्की पीने लगा। आज तक कभी किसी दूसरी औरत ने मुझे इस तरह से महसूस नहीं करवाया था। मैं अपने दिल की गहराइयों में जानता था कि ईव 9 बजे ज़रूर वहाँ पर आएगी। आज की रात हमारे भाग्य की साथ में शुरुआत होने वाली थी, ऐसा मुझे बार बार महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर से वेस्टल के कमरे में गया और उसकी नौकरानी ने मुझे बताया कि वो सो रही है और उसने कहा है कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। ठीक है, तुम उनका ध्यान रखना और अगर वो पूछें तो उन्हें बता देना कि मैं घूमने गया हूँ। इतना कहकर मैं होटल से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद मैं सैन मार्को के विशालकाय दरवाज़ों के सामने खड़ा था। मैंने बेचैनी से इधर उधर देखा, लेकिन ईव का कोई नामो निशान नहीं था। मैं इंतज़ार करने लगा। न जाने क्यों मुझे यकीन था कि वो ज़रूर आएगी। ठीक 9 बजे मैंने अपने हाथ पर एक हाथ का स्पर्श महसूस किया। मैं तेज़ी से मुड़ा और मेरे दिल की धड़कनें थम गईं। एक लड़की सफ़ेद रंग की इवनिंग ड्रेस पहने, जिसे सिर्फ एक पतली सी डोरी ने थाम रखा था, मेरे पास खड़ी हुई थी। एक काले बालों वाली खूबसूरत लड़की जिसकी नीली आंखें ऐसे चमक रही थीं मानो उनमें कोई आग सुलग रही हो। ईव, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। वहाँ एक छोटी नाव हमारा इंतज़ार कर रही है, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़कर भीड़ में से पानी के तट की तरफ बढ़ गई। ठीक सामने एक केबिन वाली नाव हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम दोनों उसमें सवार हो गए। उस वक्त मुझे ऐसे लग रहा था मानो सारे जहान की खुशियाँ मेरी झोली में सिमट आई हों। करीब आधा घंटा बाद ईव ने केबिन का पर्दा हटाकर नाव चालक को वापस चलने के लिए कहा। अरे, हम इतनी जल्दी वापस नहीं जा रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो बाहर रह सकते हो, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा। मैं उसे तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। जैसे ही वो जागेगी वो मेरे बारे में पूछेगी और उस वक्त मुझे वहाँ होना चाहिए। और वो 1 घंटे से ज़्यादा देर नहीं सोएगी, ये भी मैं बता दूँ तुमको। लेकिन मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। बहुत कुछ है जो मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। हमारे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है और ये भी बता दूँ कि ना ही आगे कभी होगा। हमारे पास सिर्फ जल्दबाजी में प्रेम के लिए वक्त होगा, इसके अलावा और किसी चीज़ के लिए नहीं। तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि उसे इस बात का पता चल जाए, या चाहते हो ऐसा? नहीं, नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक, तुम ऐसा नहीं चाहते और मैं भी ऐसा नहीं चाहती। मेरी बात ध्यान से सुनो चैड, अगर तुमने बिल्कुल वैसा नहीं किया जो मैं कहती हूँ तो ये सारा सिलसिला रुक जाएगा और फिर ये दोबारा कभी नहीं होगा। मैं इस अफेयर की वजह से अपनी नौकरी नहीं खोने जा रही हूँ, समझे? मेरे लिए ये सिर्फ एक अफेयर से कहीं ज़्यादा है।
मैं पागल हो रहा हूं तुम्हारे लिए। पागल मैं भी हूं चैड, लेकिन मुझे जोखिम नहीं उठाना है। दूसरे मौके को पाने की जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, समझे? मैंने तीखे अंदाज में कहा। आहा, ये मौका तो मैंने ढूंढा था। जैसे ही उसके सिर में दर्द हुआ, मैंने तुरंत तुम्हारे बारे में सोचा। मैंने ही तो ये मुलाकात फिक्स की थी। वो धीरे से हंसी और बोली, क्या वाकई? लेकिन उसे सिरदर्द किसने दिया चैड? बिना सिरदर्द के तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैंने चौंक कर उसकी तरफ घूरा। एक ठंडी खौफनाक सेहरन मेरी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है चैड कि उसे सिरदर्द हुआ हो। जब मैं उसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती तो मैं उसे कुछ दे देती हूँ। इससे कोई नुकसान नहीं होता, बस वो थोड़ी देर के लिए बीमार हो जाती है और उसे सिर दर्द हो जाता है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता? मैंने पूछा। बेशक, मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड ने ये मुझे दी थी। इससे बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। ये दवाई उसे मारेगी नहीं, अगर तुम्हारा पूछने का मतलब ये है तो। हाँ, मेरा बिल्कुल यही मतलब था ईव। दवाइयों से इस तरह से खेलना खतरनाक है। तो क्या तुम ये सब दोबारा नहीं होने देना चाहते? मैंने उसकी नीली चमकती आंखों में गहराई से देखा। उसके सपाट और दृढ़ निश्चय वाले चेहरे में कुछ तो ऐसा था जिसने मुझे हैरानी में डाल दिया। तुम उससे नफरत करती हो ईव? हाँ, करती हूँ। दुनिया के किसी भी आदमी से ज्यादा नफरत करती हूँ। जितनी तुम करते हो उससे भी ज्यादा नफरत करती हूँ। ऐसा उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैंने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। असल में वो मुझसे बहुत अच्छे ढंग से पेश आती है। बात बस इतनी सी है कि उसके पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, और वो औरत इस सब के लायक नहीं है। तो फिर तुम उसके लिए काम क्यों करती हो? काम छोड़ क्यों नहीं देती? अच्छा, तुमने उससे शादी क्यों की चैड? अरे वो एक अलग बात है। कोई अलग बात नहीं है। तुमने पैसे के लिए उससे शादी की है और मैं पैसे के लिए उसकी नौकरी करती हूँ ताकि मैं उसकी शान और शौकत के साये में रह सकूं। दोनों में ज़रा भी फर्क नहीं है। फिर वो खड़े होकर अपने बाल बांधते हुए बोली, आज ये सेफ था चैड, लेकिन आगे ये सेफ नहीं रहेगा जब हम वापस क्रूज़ पर चले जाएंगे। तुम उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। वो बहुत ही शक्की है और बहुत ही ईर्ष्यालु है, और कोई भी राज चुटकियों में बाहर निकलवा सकती है। मैं कुछ सोचूंगा इस बारे में। जब हम क्लिफ साइड वापस पहुंच जाएंगे तब मेरे ख्याल से ये आसान होगा, मैंने कहा। सोचना भी मत, उस टाइम तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा और ज़्यादा मुश्किल होगा। वो मुझसे ये उम्मीद करती है कि मैं दिन के हर एक पल उसकी एक आवाज़ पर हाजिर रहूं, इसलिए हमारे लिए अकेले में मिलना बिल्कुल असंभव होगा। अच्छा ठीक है, मैं कोई रास्ता सोचूंगा, मैंने कहा। सोच लेना, लेकिन जो भी हो वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए, नहीं तो मुझे ये सब यहीं रोकना पड़ेगा। सच कहती हूँ। तब तक हम नदी के तट पर वापस पहुँच चुके थे। नाव से उतरकर हम वापस धीरे धीरे होटल की तरफ चल दिए। उस समय मैंने ईव की सुंदरता और उसके प्रति मेरे जुनून के बारे में सोचा। मेरी एकमात्र उम्मीद की किरण थी वेस्टल की मौत। अगर वो मर जाती तो मेरी सारी समस्या हल हो जाती, लेकिन तब भी उसके कत्ल का ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया था। अध्याय 9। जैसे जैसे हफ्ते सरकते गए मुझे उस सच्चाई का एहसास होना शुरू हुआ जिसके बारे में ईव ने कहा था। उसको अकेला पाने का अवसर ढूंढना वाकई एक असंभव काम था। आखिरकार एक दिन मैंने कुछ करने का फैसला किया। वेस्टल अपने बिस्तर में थी और मैं बाथरूम में था। साथ में शॉवर चल रहा था। मैंने बाथरूम वाले फ़ोन के एक्सटेंशन से ईव के कमरे में फ़ोन किया। मैं जानता था कि इसमें खतरा है, क्योंकि इसका मेन फ़ोन वेस्टल के सिरहाने रखा हुआ था और वो आसानी से हमारी बात सुन सकती थी। जैसे ही ईव ने फ़ोन उठाया, मैंने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें आज के लिए कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। और इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहता, मुझे क्लिक की एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और मैं समझ गया कि वेस्टल ने दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया था। ईव ने फुर्ती से उधर से फ़ोन कट कर दिया। तुम किसे फ़ोन कर रहे हो चैड? वेस्टल ने पूछा। मैंने बड़ी ही रुखाई से कहा, मैं मिस डोलान को फ़ोन कर रहा था, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ का इंतज़ाम करने के लिए। लेकिन तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? एक सरप्राइज़? तो फिर ईव ने फ़ोन क्यों काट दिया? उसने नहीं काटा, तुम्हारे उठाने की वजह से कट गया।
मुझे लगा था कि तुम सुबह लीडो में तैरना पसंद करोगी, इसलिए मैं मिस डोलान को हमारे लिए एक मोटर बोट का इंतजाम करने के लिए कह रहा था। उसने मुझे अजीब सी शक्की निगाहों से देखा और बोली, मेहरबानी करके, मैं ये चाहूँगी कि ईव को जो भी ऑर्डर देना हो वो मैं ही दूँ चैड। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताया करो, मैं ईव को कहूँगी वो काम करने के लिए। ठीक है, मैं शेव खत्म करके आता हूँ। मैं वापस बाथरूम में चला गया और गुस्से से कांपते हुए मैंने एक सिगरेट सुलगा ली। पता नहीं ईव ने मेरा संदेश सुना था या नहीं, पता नहीं वो कुछ करेगी या नहीं, वो कुछ कर पाएगी या नहीं, लेकिन उसने कुछ किया। डिनर के तुरंत बाद वेस्टल बीमार पड़ गई। उसे तेज़ सिरदर्द हो गया और फिर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने उससे कहा, अच्छा होगा अगर तुम आराम करो, तुम सुबह काफ़ी देर तक धूप में बैठी रही थी। वेस्टल ने अपना सिर हाथों से सहलाते हुए कहा, अरे तुम परेशान मत हो चैड, ज़रा ईव को भेज देना। तुम बाहर जाओ और कहीं घूमो फिरो, मेरी तबीयत थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैं जैसे ही ईव को बुलाने उसके कमरे में गया, उसने मुझसे कहा, मैं उसे कुछ गोलियां वेगानिन की दूंगी और जैसे ही वो सोएगी मैं तुम्हें सैन मार्को में मिलूंगी। तुम एक बोट का इंतज़ाम करके तैयार रहना। मुझे तो लग रहा था कि मैं इंतज़ार करते करते पागल हो जाऊंगा अगर तुमने कुछ ना किया होता तो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था चैड, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। और वो इतना कहकर तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकल गई। मैंने आधा घंटा लाउंज में इंतज़ार किया, फिर गोंडोला स्टेशन के लिए निकल पड़ा। वही नाव वाला जो पहले हमें लेकर गया था मुझे मिल गया। मैंने हाथ से उसे इशारा किया और फिर इधर उधर टहलते हुए ईव का इंतज़ार करने लगा। लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बाद भी ईव नहीं आई। मैंने देखने का निश्चय किया कि क्या हो रहा था। नाव वाले को पैसे देकर मैं जल्दी से होटल वापस पहुंचा। जब मैं कमरे में गया तो वेस्टल अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। लेवेंडर के पानी में भिगोया हुआ रुमाल उसके माथे पर लगा था और ईव उसके पास बैठी ऊंची आवाज़ में एक किताब से कविताएं पढ़कर उसे सुना रही थी। मैं खुश था कि वहाँ बहुत ही मंदी लाइट जल रही थी, नहीं तो वेस्टल ने मेरे चेहरे पर छाया गुस्सा ज़रूर देख लिया होता। तुम आ गए चैड? वो धीरे से बदबुदाई। हाँ, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? थोड़ी बेहतर है, वेगानिन से सिरदर्द दूर हो गया है। अभी ईव मेरे लिए कविताएं पढ़ रही है, थोड़ी देर में मैं सो जाऊंगी। उसकी आवाज़ मुझे सुकून देती है। दांत पीसते हुए चुप रह जाने के अलावा अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसी तरह 4 दिन और बीत गए। अब मैं ये तनाव और ज़्यादा नहीं झेल पा रहा था। हम लोगों को डिनर के लिए नीचे जाना था। मैं वेस्टल से काफ़ी जल्दी तैयार हो गया और दरवाजे से झांक कर उसे बोला, मैं ड्रिंक के लिए ज़रा नीचे जा रहा हूँ, तुम मुझसे बार में ही मिलना। फिर कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैं गलियारे से होता हुआ ईव के कमरे में पहुँचा। अंदर घुसते ही मैंने उसे कहा, तुम्हें उसे वो चीज़ दोबारा देनी चाहिए, कल उसे दोबारा दे देना। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है चैड? उसे पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो। तुम यहाँ आए क्यों हो? वो अभी तैयार नहीं है, उसे अभी आधा घंटा लगेगा। मैं उसे ये कहकर आया हूँ कि मैं बार में हूँ। तुम कल ही उसे वो चीज़ दे देना जो तुम देती हो। उसका कोई फ़ायदा नहीं है चैड, वो अब और काम नहीं करेगा। अब अगर वो बीमार होती है तो मुझे उसके साथ ही रुकना पड़ेगा। उसने मुझसे ऐसा कहा है, इसलिए अब उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? मैंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी चैड, तुम्हारे कारण मैं ये नौकरी खोना नहीं चाहती हूँ। तुम अभी की अभी चले जाओ यहाँ से। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने महसूस किया कि मेरे चेहरे का सारा खून निचुड़ गया है। ईव ने फुर्ती से मेरा बाजू पकड़ा और घसीटकर कमरे के पार लंबी खिड़कियों के पर्दों के पीछे ले गई जो आधे बंद थे। जब उसने दरवाज़ा खोला तो ये वेस्टल थी। मुझे लगा मैंने कुछ आवाज़ें सुनी हैं। उसने कहा। ईव ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, जी हाँ मिसेस विंटर्स, मैं गुनगुना रही थी। क्या आपको कुछ चाहिए? मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? वेस्टल ने जवाब दिया, मेरा सेंट स्प्रे टूट गया है, क्या मैं तुम्हारा वाला ले सकती हूँ? जी हाँ बेशक, मैं उसे खाली कर देती हूँ। नहीं नहीं, खाली मत करो, जो परफ्यूम तुम लगाती हो मुझे वो पसंद है, मुझे वही दे दो। पर्दों के पीछे दीवार के साथ सटा हुआ खड़ा मैं बुरी तरह से पसीने में नहा चुका था। मैंने खुद को बेवकूफ़ बनकर ऐसा खतरा उठाने के लिए कोसा। अगर उसने हमें पकड़ लिया होता तो $70 मिलियन अभी की अभी मेरे हाथ से निकल गए होते। क्या उसे वाकई किसी बात का शक हो गया था? क्या उसका सेंट स्प्रे सचमुच टूट गया है?
या सिर्फ वो अपना शक दूर करने यहाँ आई थी। दूसरी तरफ वेस्टल कह रही थी, थैंक यू ईव, मैं चलती हूँ, मिस्टर विंटर्स बार में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उसके जाने के बाद ईव ने ज़ोर से पर्दे खींचे और गुस्से से बोली, चले जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था। इस घटना की वजह से अब हमारे बीच जो कुछ था वो आज ही और अभी सब कुछ खत्म होता है। मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलने वाली और मुझसे इस बारे में कोई बहस भी मत करना। अब चले जाओ यहाँ से। मैंने बाहर की तरफ जाते हुए कहा, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। कोई रास्ता नहीं है, कहा ना मैंने। मैं किसी सहमे हुए चोर की तरह बाहर निकला और नीचे बार में चला गया। मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा था कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ईव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और ना ही उस सारे पैसे को। तो कोई रास्ता तो होना चाहिए था, लेकिन क्या होगा वो रास्ता? अब मेरा पूरा समय बस इसी सोच में बीतने लगा। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता था कि शायद कोई बात बनेगी, लेकिन कोई बात नहीं बनती थी। इसी तरह दिन बीतते गए। मैं एक तरह से शून्य में था। इंतज़ार, इंतज़ार और इंतज़ार जो कभी खत्म नहीं होता था। ऐसे ही 3 हफ्ते बीत गए और हमारा घर वापस जाने का समय नज़दीक आ गया। हमने वापस लॉस एंजलिस की फ़्लाइट ली और फिर लिटिल ईडन गाड़ियों से लौट आए। क्लिफ साइड लौटकर मुझे वो मौका मिलने की पूरी उम्मीद थी जो वेनिस में मुझे नहीं मिला था। जब मैं ऑफिस में रहूँगा तो वेस्टल से कई घंटे दूर रहूँगा, तो ऐसे में मैं कोई अपार्टमेंट ढूंढ सकता था जहाँ मैं और ईव मिल सकते थे। क्लिफ साइड पहुँचने के बाद अगले दिन मैंने रायन ब्लैकस्टोन को फ़ोन मिलाया। उसकी रिपोर्ट काफ़ी बढ़िया थी। जब से मैं बाहर गया था उसने कई सफल सौदे किए थे। मैंने अगले दिन लंच पर उससे मिलना निश्चित किया। जैसे ही मैंने फ़ोन बंद किया, वेस्टल अंदर आई। उसने मुझे बताया, चैड, मुझे परसों मेरे पुराने स्कूल में एक लेक्चर हॉल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया है। पापा ने ये हॉल बनाने के लिए पैसे दिए थे और अब उसका काम पूरा हो गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। अरे प्लीज़ वेस्टल, इस तरह के प्रोग्राम मुझे बहुत बोर करते हैं, तुम मेरे बिना ही चली जाओ प्लीज़, मैंने कहा। लेकिन मैं 3 दिन के लिए बाहर रहूँगी चैड। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहोगे कि मैं इतने दिन तुमसे दूर रहूँ। मेरा दिल जोर से उछला और फिर पागलों की तरह धड़कने लगा। 3 दिन! और फिर अचानक एक विचार मेरे मन में आया और मेरा गला सूख गया। अगर वेस्टल ईव को साथ ले गई तो? उम्मीद तो यही थी कि वो ले जाएगी। मैंने अपनी आवाज़ को संतुलित रखने की कोशिश करते हुए कहा, ये तुम्हारा स्कूल कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में। वैसे तो मैं पहले दिन ही वापस आ जाती, लेकिन अगले दिन स्पोर्ट्स मीट है और उन्होंने मुझे इनाम बांटने के लिए भी कहा है। देखो, मैं तो नहीं चल पाऊंगा, लेकिन तुम अपना ट्रिप एंजॉय करना, मैंने कहा। वेस्टल ने निराशा भरे स्वर में कहा, मुझे अच्छा लगता अगर तुम भी चलते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ईव को ले जाऊंगी ताकि मैं अकेली ना रहूं। मैंने उसे कितना सही पहचाना था, लेकिन वो ईव को नहीं ले जा पाई। ऐन आखिरी समय पर उसके सिर में तेज दर्द हो गया और वो बीमार हो गई। वेस्टल ने कटुता भरे शब्दों में कहा, बड़ी ही नाशुक्री है, कम से कम हमारे वापस आने तक तो इंतज़ार कर सकती थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब किसी की तबीयत खराब होने पर तो इंसान का जोर नहीं होता ना। तुम अपनी नौकरानी को साथ ले जाओ, मैंने कहा। हाँ, मुझे उसे ही ले जाना पड़ेगा, लेकिन वो बिल्कुल गधी है। इसके बाद वेस्टल सारा दिन अपने भाषण पर काम करती रही और उसने उसे टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया। ये ज़रूरी है कि यहाँ मैं ये बात बता दूँ कि वेस्टल टेप रिकॉर्डर के पीछे दीवानी थी। उसके पास एक टेप रिकॉर्डर सिटिंग रूम में था और एक उसने मुझे स्टडी रूम के लिए दे रखा था। उसने मुझे अपना भाषण सुनाया जो काफ़ी हद तक बढ़िया था और मैंने उसके लिए प्रशंसा की झड़ियाँ लगा दीं। संतुष्ट होने से पहले उसने 3 टेप रिकॉर्डिंग बनाई और टेप रिकॉर्डर को अपने साथ एयरपोर्ट ले गई ताकि जब उसे लेक्चर हॉल का उद्घाटन करना हो तो उससे कुछ देर पहले वो रिकॉर्ड चला सके। मैं उसे छोड़ने गया। उसने अचानक मुझसे कहा, मेरे पीछे से ठीक से रहना चैड, कोई बदमाशी मत करना। मैं ज़ोर से हंसा। आज मैं ब्लैकस्टोन के साथ डिनर कर रहा हूँ और कल स्टर्नवुड के साथ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे कोई शरारत कर सकता हूँ। अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें ईव के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी रेंगती महसूस हुई। तुम ये नहीं कह सकती कि मैं यहाँ उसके साथ अकेला हूँ,
घर में 10 नौकर भी हैं, हरगिज़ है। हम अकेले नहीं हैं वेस्टल। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी ये ऐसी बेकार की बातें मुझे पसंद नहीं हैं। अगर मुझे तुम्हारे साथ विश्वासघात करना ही होता तो मैं कोई ऐसी औरत ढूंढता जो इस घर में ना रहती हो। चलो, अब इन सब फालतू बातों से अपना ध्यान हटाओ और जल्दी वापस आना। आखिरकार वो प्लेन में सवार हुई। जब वो उड़ा तो वो हाथ हिला रही थी। अगर ये प्लेन अचानक रुक जाता और आग की लपटों से घिर जाता तो मुझे संभवतः सबसे बड़ी खुशी मिलती। उसके लिए अब मेरे मन में इतनी घृणा पैदा हो चुकी थी। जब मैं वापस क्लिफ साइड पहुंचा तो ईव का वहां कोई नामो निशान नहीं था। मैंने हरगिज़ से पूछा कि वो कहाँ थी। उसने अजीब सी नज़रों से मुझे घूरते हुए कहा, मेरे ख्याल से वो बीमार है सर, तो अपने बिस्तर में ही होगी। इस बात ने मुझे अचानक झकझोर सा दिया। मैं ये बिल्कुल भूल ही गया था कि हरगिज़ की नज़रें मेरे ऊपर लगी हुई हैं। और कोई सवाल किए बिना मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अध्याय 10। ये रात के 2:10 का समय था। ईव और मैं पिछले 2 घंटे से एक साथ थे और इस बात पर विचार कर रहे थे कि इस समस्या से कैसे पार पाई जाए। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम हर हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लेती हो ना? मान लो मैं ईडन एंड में एक अपार्टमेंट ले लेता हूँ। वो आसानी से हमारी पहुँच में होगा और वहाँ हमें कोई पहचानने वाला भी नहीं होगा। हम वहाँ पर मिल सकते हैं जब लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं ऑफिस गया हुआ हूँ और तुम छुट्टी पर हो। मैं ये नहीं कर सकती चैड। छुट्टी वाले दिन मुझे अपनी माँ को मिलने जाना होता है। क्या तुम्हारी माँ मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? अरे बात को समझने की कोशिश करो। मेरी माँ वेस्टल को जानती है। अगर मैंने उससे अचानक मिलना बंद कर दिया तो वो वेस्टल को फ़ोन करके इसका कारण पूछ सकती है। मेरी माँ और मुझ में ज़्यादा बनती नहीं है। उसने कभी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया और वैसे भी ये खतरनाक भी है। ईडन एंड में कोई भी हमें देख सकता है और पहचान सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, एक काम करते हैं। मैं अब काफ़ी पैसा कमा रहा हूँ। मैंने $30,000 से ऊपर कमा लिए हैं। मैं अपने ब्रोकर दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ। देखो ईव, क्यों ना हम खुलकर सबको सारी बात बता दें। मैं वेस्टल को तलाक दे दूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। उसने मुझे इतनी हैरत से देखा मानो मैं पागल हो गया हूँ। शादी कर लेंगे? तुम्हारा दिमाग खिसक तो नहीं गया है चैड? क्या होते हैं $30,000? कितने दिन चलेंगे वो? ब्रोकर के धंधे से तुमको क्या लगता है कि तुम कितना कमा सकते हो? और फिर मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ये नौकरी नहीं छोड़ने वाली हूँ। लेकिन क्यों ईव? आखिर इस नौकरी से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलने की उम्मीद है? मैं कोई फ़ायदा नहीं चाहती हूँ चैड। मैं इस इतने आलीशान घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ अच्छा खासा पैसा मिलता है। मेरे पास कार है और वो सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। अगर मैं ये सब छोड़ देती हूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में नहीं होगा। तो मुझे ये बताओ ईव कि तुम अपने आप को इतना बेहुदा जैसा बनाकर क्यों रखती हो? तुम्हें इस चश्मे की भी कोई ज़रूरत नहीं है और इस तरह से बाल बनाकर रखने की भी नहीं जैसे तुम रखती हो। वो बड़े ही जहरीले तरीके से मुस्कुराई और बोली, अच्छा, क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे एक पल के लिए भी बर्दाश्त कर लेगी अगर उसे ये लगे कि मैं उससे सुंदर हूँ? इसी कारण उसने पता नहीं कितने सेक्रेटरी बदल दिए हैं। वो खूबसूरती से जलती है। जिस एजेंसी ने मुझे ये नौकरी दिलवाई थी उसने मुझे पहले ही इस बारे में वार्निंग दे दी थी। और शायद इस बात से तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं ये नौकरी जारी रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने एक बहुत मुश्किल जीवन जिया है चैड। सालों तक संघर्ष किया है मैंने। मैं इस सारे वैभव को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैंने गुस्से से कहा, तुम सच्चाई नहीं बता रही हो। तुम इस नौकरी से इसलिए चिपके रहना चाहती हो कि तुम्हें ये उम्मीद है कि वेस्टल तुम्हारे लिए बहुत सा पैसा छोड़कर जा रही है ना? यही बात है कि नहीं? उसने नजरें घुमाते हुए कहा, वो मेरा मामला है। मैं तुम्हारे प्यार में पड़े बिना नहीं रह सकी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं अपने सामने जो मौके हैं उनको बर्बाद नहीं करने वाली हूँ सिर्फ प्यार के लिए। वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है ईव। उसने तुम्हारे लिए सिर्फ $400-500 छोड़े हैं। उसने मुझे बताई थी ये बात। ईव धीरे से मुस्कुराई और बोली, बेवकूफ़ वो मुझे नहीं, तुम्हें बना रही है चैड। मैं जानती हूँ कि उसने मेरे लिए कितना छोड़ा है। मैं उसकी वसीयत देख चुकी हूँ। क्या? कब देखी तुमने वसीयत और कैसे? अभी कुछ दिन पहले।
उसने अभी नई वसीयत बनाई है। उसके वकील ने उसे ड्राफ्ट भेजा था। वो उसे टेबल पर ही छोड़ गई और मैंने देख लिया। तो उसने कितना छोड़ा है तुम्हारे लिए? $50,000। लेकिन उसने मुझे तो कुछ 400-500 बताया था। शायद उसने सोचा होगा कि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या हो जाएगी ये बात जानकर। मैंने इसे साफ साफ देखा है। मैं इस राशि को किसी के लिए भी खोने वाली नहीं हूँ, तुम्हारे लिए भी नहीं। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। अच्छा ये बताओ ईव, उसने मेरे लिए क्या छोड़ा है? सब कुछ। ये घर, उसकी सारी प्रॉपर्टीज और $60 मिलियन। बाकी का पैसा बांटी गई विरासत और दान में जाएगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, पूरा यकीन है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। क्या अब भी तुम चाहते हो कि वो तुम्हें तलाक दे दे? बोलो। मैं बेचैनी से खड़ा हो गया और इधर उधर टहलने लगा। अब इस बात से तो सारे मामले में बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन फिर भी चाहे उसने सब कुछ मेरे नाम कर भी दिया है तो भी हम इसे आखिर हासिल कब कर पाएंगे? जब तक उसका आनंद उठाने का टाइम आएगा तब तक तो हम बूढ़े हो चुके होंगे। अगर ये दौलत हमें मिल भी जाए तो। एक संभावना है, ईव ने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारा मतलब है वो बीमार हो सकती है या उसका एक्सीडेंट हो सकता है और वो मर भी सकती है। लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। इस वक्त ईव और मैं वेस्टल की संभावित मौत के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी भी उसका खून करने की बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी। मैंने ईव से कहा, मुझे लगता है उसका कोई एक्सीडेंट होने की उम्मीद में शायद तुम और मैं बूढ़े ही हो जाएंगे और उसके बाद भी पता नहीं वो एक्सीडेंट होगा कि नहीं। तो और हमारे करने के लिए है ही क्या? उसने कहा। मैंने खींचते हुए कहा, भाड़ में जाए वो, काश किसी तरह से वो मर जाए। और तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैं समझ गया कि ये वेस्टल का ही फ़ोन हो सकता था, और वाकई ये उसी का था। अपनी आवाज़ को उनीदा बनाते हुए मैंने उससे बात की। वो यहाँ से 300 मील दूर थी, लेकिन फिर भी उसने ईव और मेरे बीच खुद को फंसा लिया था। उसने बहुत ही डरी हुई आवाज़ में मुझे बताया कि उसने फ़ोन क्यों किया था। उसे एक भयानक सपना आया था जिसमें उसने मुझे अपने से दूर जाते हुए देखा था और इसीलिए उसने मुझे फ़ोन किया था। मुझे अपने चेहरे पर पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। दिलासा देने वाले कुछ शब्द कहकर मैंने फ़ोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो न जाने कहाँ कहाँ के किस्से मुझे सुनाती रही। उसके भाषण के बारे में, उसके प्रिंसिपल और उसके स्कूल के बारे में। ना चाहते हुए भी मुझे उसकी वो सब बकवास सुननी पड़ रही थी। काफ़ी देर बकवास करने के बाद आखिरकार उसने फ़ोन बंद किया। इस फ़ोन कॉल ने कमरे का पूरा माहौल बिगाड़ कर रख दिया था। मुझे न जाने क्यों हर जगह वेस्टल की उपस्थिति महसूस हो रही थी, और शायद ऐसा ही कुछ ईव को भी लग रहा था। इसीलिए वो उठकर वापस चली गई। मैंने पीछे से आवाज़ लगाकर उससे पूछा, कल आओगी ना? तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो ना चैड। कल कभी नहीं आने वाला। कल वो यहाँ वापस होगी, देख लेना। अरे कल उसे स्कूल में इनाम देने हैं। वो वापस नहीं आएगी 3 दिन से पहले। लेकिन मैं कितना गलत था। वो दोपहर को ही वापस आ गई। जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो वो टेरेस पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं बस गुस्से में कसमसा कर रह गया। 3 दिन के बाद वो अचानक मेरी स्टडी में आई। चैड, मैं कल रात एक पार्टी दे रही हूँ। बस कुछ पुराने दोस्त होंगे। लेफ्टिनेंट लेगिट भी आ रहा है। तुम भी वहाँ पर रहोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं डियर, ज़रूर रहूँगा। वेस्टल मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। उसके बाद थोड़ी देर मैंने कुछ काम किया और फिर इस उम्मीद से वेस्टल की स्टडी में गया कि शायद वहाँ मुझे ईव की एक झलक दिखाई दे जाए। वो वाकई अपने डेस्क पर मौजूद थी। मैंने उसके पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, क्या हम थर्सडे को मिल सकते हैं? नहीं, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है। क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे प्लीज़? मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और मैंने उसकी कलाई अपने हाथ में पकड़कर मरोड़ते हुए कहा, मेरी आज तक सैकड़ों गर्लफ्रेंड्स रही हैं, लेकिन मुझे आज तक किसी से ऐसा प्रेम नहीं हुआ जैसा तुमसे हुआ है। तुम मुझे बार बार इस तरह से इग्नोर क्यों करती रहती हो? तभी हमारे पीछे हल्की सी आहट हुई और मैंने पीछे मुड़कर देखा। हरगिस दरवाजे पर खड़ा था। मैं ज़ोर से चिल्लाया, क्या चाहिए तुम्हें? मैं पर्दे खींचने के लिए आया था सर, लेकिन अगर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो।
उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और मैं गुस्से में पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। ये पूरा घर जैसे भेदियों से भरा हुआ मालूम होता था। ऐसा लगता था जैसे खोजी आंखें सारा समय मेरे ऊपर लगी हुई हैं। मैं गलियारे में चलता हुआ अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। ये कई सारे दरवाज़ों वाला एक लंबा गलियारा था। अपने विचारों में खोया खोया मैं अपने ड्रेसिंग रूम को पार करके आगे बढ़ता हुआ चला गया, जब तक कि मैं अचानक गलियारे के अंतिम सिरे पर नहीं पहुंच गया। जब मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, तब मैंने पहली बार ध्यान किया कि जिस गलियारे में मैं खड़ा था उसमें से एक छोटा सा कॉरिडोर निकलता था जो आखिर में जाकर बंद हो जाता था। वहाँ पर एक दरवाज़ा था और मैं उसे देखने के लिए रुक गया। ये कमरा सारे कमरों से बिल्कुल अलग थलग था। उसके बाहर जाने के बाद मुझे पता चला कि ये ईव का कमरा था। कमरे के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ आगे किया, मुझे टेलीफोन की घंटे की घनघनाहट और फ़ोन डायल करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चुपचाप कान लगाकर सुनने लगा। ये ईव की आवाज़ थी जो फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ बोलो लैरी, मैं थर्सडे को तुम्हारे साथ रहूँगी। असल में वो एक पार्टी दे रही है, इसलिए मैं देर तक रुक सकती हूँ। हाँ, वो 1 बजे से पहले ख़त्म नहीं होगी। मैं तुम्हें 7 बजे अटलांटिक होटल में मिलूँगी। ठीक है, ओके। और हाँ, देर मत करना। और फिर उसके बाद फ़ोन रख दिया गया। मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैं अपने कमरे तक वापस कैसे आया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझे हथौड़ों से पीट दिया हो। चैड ने इतना ही कहा था कि तभी उसका टेप रिकॉर्डर एक खट की आवाज़ के साथ बंद हो गया। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। वो अब तक लगातार 1 घंटे से बोल रहा था। अपनी कुर्सी को पीछे खिसकाते हुए वो खड़ा हो गया। दोपहर का सूरज और भी भयंकर हो चुका था। बीच हट के अंदर बहुत ही भीषण गर्मी थी। उसने अपनी गर्दन मोड़कर दीवान के बेड पर पड़ी मरी औरत को देखा, फिर एक सिगरेट जलाई और माचिस को एस्ट्रे में उछाल दिया। फिर उसने लाश के पास जाकर उसके चेहरे को हाथ से छुआ। लाश के अकड़ने के अभी कोई संकेत नहीं थे। उसने धीरे से कांच की खिड़की से बाहर देखा। ईडन एंड रोड सीधी बीच तक बिछी हुई थी। उसे कोई डर नहीं था कि लैरी अचानक उसके पास आ जाएगा, लेकिन अब उसे सड़क के ऊपर भी नज़र रखनी होगी। हालांकि उसे यकीन था कि लैरी अभी 1 घंटा और वहां नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं की जा सकती थी। उसने मेज़ पर रखे रेंच को उंगलियों से छुआ। ये वाकई एक अच्छा हथियार था। फिर उसने मेज़ को खिड़की के पास सरका लिया और अपनी कुर्सी को इस तरह से लगा लिया कि जब वो अपनी कहानी का आखिरी हिस्सा कहे तो उस समय वो सड़क को देख रहा हो। फिर उसने रिकॉर्डिंग मशीन पर एक टेप और चढ़ा दी, 1 ग्लास विस्की और गटकी और टेप रिकॉर्डर चालू करने का बटन दबा दिया। फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया। इससे आगे की कहानी के लिए सुने द सकर पंच का 4था भाग।